हमने पहले पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फ्रेंड होते हैं या जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा कमर्शियल यूज़ में यूज़ करते हैं। मेडिसिनल यूज़ मतलब कि हम एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हम सॉइल की फर्टिलिटी को, उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो प्रमोट्स करते हैं मिल्क से कर्ड बनाने में। चीज़, पिकल, इडली, भटूरा, इन सब में भी हमारा कौन यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो यीस्ट है वो रिप्रोड्यूस करती है उसमें जो डो में जो आप ब्रेड बना रहे हैं उस ब्रेड में जो यीस्ट है हमने डाली उसको वो रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को और प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस को, जिसमें कि CO2 गैस बबल्स ऑफ गैस फिल द डो। जो CO2 गैस के जो बबल्स होते हैं वो डो में भर जाते हैं और उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। नाउ अब हम मेकिंग ऑफ कर्ड इन द प्रोसेस इन विच द लैक्टोज, जिसमें हम कर्ड बनाते हैं तो जिसमें जो मिल्क में जो मिल्क शुगर होती है उसे हम बोलते हैं लैक्टोज। जो लैक्टोज है ऑफ द मिल्क इज़ कन्वर्टेड इन द लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। उसके द्वारा वो क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड है, जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। अब हाउ इज़ कर्ड बनता कैसे है, हम क्या करते हैं, वार्म मिल्क लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जो पहले से प्री मेड होता है हमारा थोड़ा सा कर्ड, 1 स्पून या 2 स्पून हम लेते हैं और उसको हम उसमें ऐड करते हैं, जिसमें कि कुछ अमाउंट में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रोज इन दैट द मिल्क, जो मिल्क हमने लिया वार्म मिल्क उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो करती हैं, बिकम थिकर, उसको हम क्या कर देते हैं, वो थिकर कर देते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने वार्म मिल्क में डाले तो उसका क्या हुआ कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको अपने बढ़ने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, उसके अनुसार का टेम्परेचर मिला बढ़ने के लिए, जिससे वो उसमें ग्रो कर गया और उसने कन्वर्ट कर दिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में। इट इज़ द ट्रांसफर, अगर जो हमारा जो कर्ड बना उसे हम ट्रांसफ़र कर दें कूल प्लेस पर, क्यों करते हैं, बिकॉज दिस इज डन बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम उसे कूल प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो आगे नहीं होती और हमारा जो कर्ड है वो खट्टा नहीं होता। इन ब्रेड मेकिंग में भी हम यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट ऐड इन मैदा में ऐड करते हैं यीस्ट को और शुगर डालते हैं, जिससे कि जो यीस्ट है जो हमने डो राइज हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बिकॉज द रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट जो रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 निकलती है उसकी वजह से क्या होता है, बबल्स गैस जो होती है, बबल्स ऑफ द गैस CO2 गैस फिल द डो में भर जाती है और इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन डे टू डे लाइफ इसके अलावा हम फॉर मेकिंग इडली डोसा में भी हम यीस्ट का यूज़ करते हैं। द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस दाल टू फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स दिस मिक्सचर राइस, हम कुछ देर के लिए उसको रखते हैं, क्यों रखते हैं, जिससे कि वो मिक्सचर जो है थिक हो जाए, उसका टेक्सचर अच्छा हो जाए और वो राइस हो जाए और खट्टा हो जाए ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट। उसमें जो किसी वजह से होता है वो, जिससे उसमें यीस्ट के ग्रो हो जाता है, जिससे कि वो सॉर हो जाता है, उसका टेक्सचर अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल यूज। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का हम बहुत बड़ी मात्रा में अल्कोहल बनाने में भी और वाइन बनाने में भी यूज़ करते हैं। फॉर दिस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रूट्स। यीस्ट ग्रो होती है उसमें तो किसकी वजह से होती है, नेचुरल शुगर की वजह से होती है। क्यों होती है, नेचुरल शुगर कहाँ से मिलती है उसको, जो बार्ले, व्हीट, राइस, जो फ्रूट्स में जो शुगर है, नेचुरल शुगर है, उसके वो
बढ़ती है। जो यीस्ट ने जो नेचुरल शुगर को कन्वर्ट किया एल्कोहल में, तो वो किसकी वजह से हुआ? फर्मेंटेशन की वजह से। द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। जो एरोबिक बैक्टीरिया है लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज फॉर द जो विनेगर का प्रोडक्शन होता है वो उसमें यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। हम जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो हमने बनाया वो क्या है? हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी एसिटिक एसिड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डालते हैं, जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वाटर का सॉल्यूशन ज़्यादा होता है और जो घुलने वाला पदार्थ है वो कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिससे कि बैक्टीरिया कैन टर्न एल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया क्या करता है? एल्कोहल को टर्न कर देता है एसिटिक एसिड में या विनेगर में। अब बैक्टीरिया जो है आर देन एडेड टू एल्कोहल में ऐड किया जाता है और उसमें एयर पास करा जाती है, जिसमें एयर में जो ऑक्सीजन है उपस्थित, उसकी वजह से एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल को एसिटिक एसिड में। प्रकार द फंगस एस्परजिलस फंगस जो है इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड। इसको हम लार्ज क्वांटिटी में सिट्रिक एसिड बनाते हैं विच इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ बनाने में इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? एस्परजिलस फंगस को यूज़ करते हैं। ना आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं? दे आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। ऐसी केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स की कई सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप कर दें या उनको किल कर दें, उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज़। ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती हैं। सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जैसे कि आपका पेनिसिलियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एंटीबायोटिक्स है, आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स एंड ह्यूमन and in animals also. They are effective in curing disease caused by microorganisms like bacteria and fungi. एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया और फंगाई की से कॉज हुई डिजीज़ को ही क्योर कर सकती हैं, बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़ कॉज बाय वायरस। लेकिन वो वायरस से उत्पन्न हुई डिजीज़ को कॉज नहीं कर सकती। अब जो आपकी जो एंटीबायोटिक्स है वो क्या है? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स जो है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि हमें पेनिसिलियम से प्राप्त हुई और इसकी खोज इसका जो डिस्कवर्ड है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। प्रिकॉशंस वी शुड टेक वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए? नंबर फर्स्ट आपका है शुड बी टेकिंग ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। हमें हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है मोस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स। जो भी हम एंटीबायोटिक्स लें उसका पूरा फुल कोर्स हमें करना चाहिए, तभी उसको एंटीबायोटिक को बंद करना चाहिए। थर्ड आपका है एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। जो हमारी ज़्यादा डोज है या कम डोज है, हमें उस जो डॉक्टर ने हमें बताई है वही डोज लेनी चाहिए, इसके अलावा हमें ज़्यादा या कम नहीं लेनी चाहिए। अगर हमको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द यूज़फुल बैक्टीरिया इन द बॉडी एंड हार्म अस। वो हमारी जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं अंदर उनको भी समाप्त कर देगी और हमारे लिए हानि पहुंचाएगी। अब इसमें दिया गया है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं जिसकी वजह से होने वाली जो डिजीज़ हैं, जैसे वायरस का है कॉमन कोल्ड, पोलियो, बैक्टीरिया का कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, फंगाई से रिंगवर्म, स्किन डिजीज़ आदि हो जाती हैं। तो ना हमारा आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है हमारी? A vaccine is a special kind of preparation which provides immunity against a particular disease। जो वैक्सीन है एक स्पेशल काइंड की मेडिसिन होती है जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से फाइट करने के लिए। तो जो वैक्सीन है वो डेड और वीकेंड माइक्रोब से बनती है, जिसको डेड और वीकेंड माइक्रोब इंट्रोड्यूस इन हेल्दी बॉडी। मतलब कि जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं स्मॉल अमाउंट में हमारी हेल्दी बॉडी में डाल दिए जाते हैं
और जब जो हमारी हेल्दी बॉडी में चले जाते हैं तो जो बॉडी है वो बॉडी फॉर्म्स करती है एंटीबॉडीज़ को, यानी कि उसके प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, उसके विरोधी बॉडीज़ को उत्पन्न करती है, जिससे कि वो एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। और जो एंटीबॉडीज़ जो उत्पन्न हुई एंटीबॉडीज़ वो हैं वो बॉडी में रह जाएंगी, रिमेन इन द बॉडी। जब उससे क्या होगा, तब दोबारा से उसके पास जब उस पर्सन को जिसको एंटीबॉडी दी गई है, वैक्सीन लगाई गई है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न हुई उसको दोबारा से अगर वो डिजीज़ अटैक करती है, अगर दोबारा से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करता है, तो वो एंटीबॉडी उसको पहचान लेंगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करेंगी, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा उस डिजीज़ से लड़ने के लिए। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने इन्वेंशन की थी, जो कि 1798 में इन्वेंट हुई थी। एंटीबॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है, जो डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। द डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज। जो हमारी प्रॉपर एज पर अगर हमें वैक्सीनेशन दी जाए बच्चों को, तो क्या है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, टिटनेस है, मीजल्स है, ये सारी वैक्सीन जो हैं दी जाती हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे छोटी उम्र में ही उनको वैक्सीन लगाने से क्या होता है, जब उनको ये बीमारी का, इस डिजीज़ का जो माइक्रो उन पर अटैक करता है, तो उन्हें बहुत उससे उन डिजीज़ से ज़्यादा खतरा नहीं होता। पोलियो डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय गिविंग OPV। पोलियो डिजीज़ को भी गवर्नमेंट ने ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया गया है। अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन आवर कंट्री, द वैक्सीन फॉर सिविल डिजीज़ आर गिवन फ्री ऑफ द कॉस्ट एट ऑल द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। सारी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। ना आता है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में क्या होता है कि ऑल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन गैस। सभी प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। 78% नाइट्रोजन हमारी एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल में होते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रेन एल्गी है, आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो कि एयर से नाइट्रोजन गैस को लेते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, सॉइल हमारी उपजाऊ हो जाती है। अब जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया वो कहाँ पाया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि पीज है और आपका बीन्स है, ये सभी इसमें पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। Some microorganisms decompose the harmful and smelly dead remains of plant and animal wastes into harmless material and clean the environment. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं हार्मफुल और स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो स्मेली डेड रिमेन्स हैं, उनके स्मेली जो डेड प्लांट्स हो जाते हैं या हार्मफुल एनिमल्स हैं और उसके एनिमल वेस्टेज हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं इनटू हार्मलेस मटेरियल। उसको हार्मलेस मटेरियल में डिकम्पोज करते हैं और जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाता है। सम ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकल में हेल्प करते हैं इन नेचर, और उसको नेचर में फिर से दोबारा से भेज देते हैं, विच कैन देम बी यूज्ड एज फूड बाय ग्रीन प्लांट, जो कि ग्रीन प्लांट अपने फूड के रूप में फिर से अगेन यूज़ कर लेते हैं। ना आता है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हमारी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंडली होते हैं, इसी तरह जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और वो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। और दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड पैथोजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं उसे हम बोलते हैं
पैथोजन। और डिजीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और कम्युनिकेबल होती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो हमारी जेनेटिक होती हैं, यानी कि हमको हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं। और जो कम्युनिकेबल होती हैं वो स्प्रेड होती हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो किससे स्प्रेड होती हैं? फर्स्ट है स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, या हमारे जब हम कॉन्टामिनेटेड वाटर या हम कोई एयर या वाटर, जैसे कि जो दूषित हवा या दूषित वाटर से हमारे अंदर स्प्रेड होती है। कैसे होते हैं? जब कोई दोज माइक्रोब डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा। पर क्या होता है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जब हम कोई स्नीजिंग कर रहा है, कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीजिंग कर रहा है, तो क्या स्नीजिंग से क्या होता है कि जो फाइन उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं स्नीजिंग से जो मॉइस्चर में मिल जाती हैं, हमारी जो ड्रॉपलेट्स का जो मॉइस्चर है वो कैरिंग 1000 ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। क्या होता है? कॉमन कोल्ड वायरस होता है, उसके अंदर बहुत सारे वायरस उसमें हवा में फैल जाते हैं, और जब उसके आसपास जो हेल्दी पर्सन है वो ब्रीथ करता है तो उसके अंदर वो जो वायरस है वो एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद डिजीज़ कॉज करता है। तो इसी तरह स्प्रेड थ्रू कैरियर लाइक मॉस्कीटो एंड फ्लाइज एक्सेट्रा। जब मॉस्कीटो और फ्लाइज मक्खियाँ जब किसी दूषित खाने पर बैठती हैं, या ऐसी मॉस्कीटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करता है, तो और फिर उसके बाद वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करता है, तो वो क्या करता है? अपने अंदर जो प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने कैरी किया वो उसमें हेल्दी पर्सन में एंटर करा देता है, जिससे कि वो जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हो जाती है। इसी तरह फ्लाइज भी हमारी स्प्रेड करती हैं। तो द कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि बाय ब्रीदिंग, बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल्स, या बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कैसे हम सुरक्षा करेंगे अपनी? तो क्या है कि अब जब हम कोई पर्सन सफ़रिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अपना माउथ और नोज़ क्लोज करनी चाहिए बाय हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग। जब हम छींक रहे हों तो हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए। इसके अलावा वी शुड कीप अवर फूड, हमें अपना फूड जो है कवर करना चाहिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फ्लाइज। और नेक्स्ट आपका है वी शुड प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, हमें अपनी मॉस्किटो से हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। इससे मॉस्किटो नेट यूज़ में ला सकते हैं हम। इसके अलावा वायर मैश यूज़ कर सकते हैं अपनी विंडोज़ पर, अपनी डोर पर। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो हमारी आती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंज। जब हम कभी अपना इंजेक्शन कोई लगवाएं तो क्या करें? हम डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें, निडल का इस्तेमाल करें। और वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें अपने हैंड से करने से मना किया जाता है और उसको टच करने से मना किया जाता है। इसी तरह वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सम ऑफ द डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसके अलावा कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो वैक्सीनेशन से, अगर प्रॉपर टाइम पर वैक्सीनेशन की जाए तो वो डिजीज़ से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। ना आता है आपका कंट्रोल मेजर्स ऑफ हाउस फ्लाइज। अब हाउस फ्लाइज की जो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो फूड मस्ट बी कवर, हमें फूड को कवर रखना चाहिए। सेकंड आपका है प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी मेंटेन, हमें प्रॉपर सैनिटेशन रखना चाहिए। थर्ड आपका गार्बेज शुड बी प्रॉपरली डिस्चार्ज, हमें गार्बेज खुली स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए, प्रॉपरली उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड, और जब भी हमारे यहाँ इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होना चाहिए, कभी साल में एक या 2 बार में अपने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो फीमेल मॉस्किटो है एनाफ्लीज का, वो मलेरिया के पैरासाइट को कैरियर होता है, वो कैरीज करता है। इसके अलावा एडीज मॉस्किटो कैरीज डेंगू वायरस। जो एडीज फीमेल एडीज मॉस्किटो है वही डेंगू वायरस का कैरियर होता है। ना होता है आपका कंट्रोल मेजर्स फ्रॉम मॉस्कीटो। मॉस्कीटो ब्रीड्स इन वाटर। मॉस्कीटो क्या करते हैं? वाटर में ब्रीड करते हैं, मतलब कि वाटर में ही भी वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन वाटर जब हमारा ऐसा वाटर जो इकट्ठा हुआ है, रुका हुआ है, सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हमें क्या होता है, किसी भी स्थान पर वाटर को नहीं अलाउ करना चाहिए कलेक्ट होने के लिए। जैसे पूल है, कूलर है, कूलर का पानी में चेंज करते रहना चाहिए। पूल में हमें आपका
उसमें जैसे आपका केरोसिन ऑयल है डालते रहना चाहिए, या आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो आपकी आती है लाल दवाई जो आती है उसका छिड़काव करना चाहिए। और कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। नेक्स्ट आता है आपका स्प्रेइंग केरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मैंने अभी बताया था आपको वाटर पर केरोसिन का स्प्रे करना चाहिए। एंड जिससे कि जो केरोसिन ऑयल हम डालते हैं तो वाटर पर एक थिन पतली सी परत चढ़ जाती है, जिसके से जो ऑक्सीजन है वो ब्लॉक हो जाती है अंदर जाने से, और जो मॉस्किटो के जो लार्वा अंदर होंगे वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग इज़ ड्यू टू द कंजक्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। जब हम स्पॉइल्ड फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है? जब फूड हमारा स्मेल उसकी बैठ जाती है, या उसका जो आपका उसकी जो कलर है वो चेंज हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है? या उसकी टेस्ट जो है उसका बैठ जाता है, तो ये सब क्या है? उसका मतलब है कि वो फूड स्पॉइल हो चुका है। और जब ये हम द डिजीज़ कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर जाते हैं। इसलिए क्या है उसमें जो और वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं, यानी कि जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे कि वो फूड जो है हमारा स्पॉइल हो जाता है। और वो फूड अगर हम उसको ले लेंगे, खा लेंगे, तो उससे क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड पॉइजनिंग से बचें कैसे? फूड को ख़राब होने से बचाएं कैसे अपने घर पर? तो इसमें तो पहले आपका आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अभी मैंने बताया था आपको कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कभी कभी क्या होता है? फूड पॉइजनिंग से कभी कभी बीमारी भी जाती है फूड पॉइजनिंग, और उसके अलावा कभी कभी ऐसा भयंकर हो जाती है कि वो डेथ तक पहुंच जाती है। अब हम फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन अब फूड को घर में रहकर या कहीं पर भी हम उसको बचाएं कैसे स्पॉइल होने से? ये कुछ मेथड आपको दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट आपका है केमिकल मेथड। केमिकल दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिजर्वेटर्स। ऐसे केमिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं या किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेटर्स। कुछ प्रिजर्वेटर्स आपको दिए गए नीचे। एग्जाम्पल आपका सिट्रिक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है। इन सबको हम क्या करते हैं? जैम में, जेलीज में डालते हैं, जिससे कि वो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं ऐसे फूड को। नेक्स्ट प्रिवेंशन है आपका बाय एडिंग सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट और शुगर को हम ऐड करके फूड में उससे भी हम अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश। मीट और फिश में, फ्रूट्स में जब हम पिकल बनाते हैं तब उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और शुगर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, एप्पल है, पाइन एप्पल है, गुआवा है, उसकी जेम और जेली जब हम बनाते हैं तो उसको हम शुगर डालकर उसको प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय एडिंग ऑयल और विनेगर। जब हम ऑयल और विनेगर डालते हैं तब भी हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना अचार बनाते हैं तो हम उसका विनेगर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फूड उसको कई दिनों तक चल सके। नेक्स्ट आता है आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हमारा मिल्क के साथ किया जाता है, जिसको हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। इसमें क्या होता है? मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 13 सेकेंड के लिए, और उसके बाद उसको सडनली चिल्ड, और उसके बाद अचानक ही एकदम उसको चिल्ड कर देते हैं और उसके बाद स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है? मिल्क थोड़े दिनों तक प्रिजर्व रहता है, जिससे कि ख़राब नहीं होता। इस पॉस्चराइजेशन का जो डिस्कवर्ड है वो लुईस पाश्चर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। जब हम फूड की पैकिंग एयर टाइट पैकेट में करते हैं, जैसे फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तब भी हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सन ड्राइंग। कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि आपकी लीव्स वेजिटेबल आपकी हैं, मेथी लीव्स है, कॉलीफ्लावर है, आपका पीज है। इसको हम सन के नीचे सूरज की रोशनी में सुखाते हैं और उसमें जो मॉइस्चर है उसको हम समाप्त करते हैं, जिससे कि वो कई दिनों तक प्रिजर्व रह सकता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसमें कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन करता है? लेग्यूमिनस प्लांट है हमारे, लेग्यूमिनस प्लांट लाइक दोस ऑफ पल्सेस, बीन्स, इसमें जो रूट्स होती हैं वो बियरिंग करती हैं सर्टेन स्वैलन स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स होती हैं उसके अंदर, जिसमें कि द बैक्टीरियम राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उस रूट की नोड्यूल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज पीज एंड बीन्स एंड द बैक्टीरिया इज अ सिम्बायोटिक, यानी कि उसको जो रूट्स है उस बैक्टीरिया को रहने के लिए प्लेस देती है, और जो बैक्टीरिया है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। इसके अलावा हमारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देती है, जिससे कि वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नाइट्रोजन साइकिल, the circulation of nitrogen element through living thing like plant and animal and non-living environment like air, soil and water is called nitrogen cycle in nature। अब इसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल का वो जो आपको डायग्राम्स दिया हुआ है, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% होती है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हमारी सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं, और लाइटनिंग के द्वारा जो हमारी जब बिजली कड़कती है उसके द्वारा जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स हो जाती है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में सॉइल में फिक्स हो जाती है। और उसमें जो उसको जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है जो सॉइल है, सॉइल से उन्होंने किसने लिया? प्लांट ने लिया, एब्जॉर्ब किया बाय रूट ऑफ प्लांट। इसके बाद प्लांट में नाइट्रोजन आ गई, और प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया, जिससे कि उस ईटन एज फूड के रूप में खाया, जिससे कि जो नाइट्रोजन है वो एनिमल में गई, उसने अपना जो प्रोटीन क्या बन गया? वो एनिमल प्रोटीन बन गई। एनिमल प्रोटीन बनी तो उसका जो है बॉडी के निर्माण में काम आई, और जो कुछ बच्चा जो उसके अंदर आई नाइट्रोजन, वो उसकी डेथ के बाद या डिकेइंग के द्वारा या एक्सक्रीशन के द्वारा कहाँ पर आ गई? नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड एनिमल एक्सक्रीशन। इसके अलावा जो प्लांट्स की डेड बॉडी होती, प्लांट्स की डेथ है या डिके है, सड़ जाते हैं प्लांट्स, उससे भी बैक्टीरिया और फंगाई ने द्वारा से उसको क्या किया? उसको डिकम्पोज किया, और क्या बन गया? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में सॉइल में आ गई। अब जो सॉइल है, सॉइल में जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं इन कंपाउंड को, और फिर से नाइट्रोजन गैस को कहाँ ले जाते हैं? नाइट्रोजन गैस को फिर से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करती हैं बाय नाइट्रोजन कंपाउंड, उसकी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, इस तरह हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होती है। From the atmospheric nitrogen gas is used again during the nitrogen fixation and the nitrogen cycle is repeated in nature again and again। इस तरह हमारे क्या नाइट्रोजन अगेन दोबारा से फिर से यूज़ होती रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो फिर से ही उसकी जो परसेंटेज है वो दोबारा से कॉन्स्टेंट हो जाती है। इस तरह हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल है कंप्लीट हो जाती है।